हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज मुंशी प्रेमचंद की अलग्योछा कहानी पढ़ेंगे। इसमें 9 खंड हैं और यह माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी अक्टूबर 1929 ईस्वी में। आइए शुरू करते हैं। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई कर ली तो उसके जो लड़के थे, लड़का रघु, उसके लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की ही थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ गया। सारे काम के बोझ उस पे पड़ गए। पन्ना जो थी भोला की दूसरी स्त्री, वह बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी। और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता होता है। वह अपने हाथों से कोई काम नहीं करती थी। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन भी मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिर गई दूसरी शादी के बाद कि उसे रघु में सारी बुराइयां नजर आने लगी। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा के अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा सी परवाह नहीं करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन बन पड़ा था। बड़ा ही जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं, ऐसा गांव वाले उसके बारे में कहने लगे। बेचारी उसको कितना दुलार करती है, खिलाती है, पिलाती है, यह उसी का तो फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वह तो कहो, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निर्वाह हो जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन प्रतिदिन फटता जा रहा था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़का और 1 लड़की, यानी कि 3 बेटा और 1 बेटी थे। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अब स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। पर कुछ हो भी, वह रघु की औरत बनकर घर में ना रहेगी। पर कुछ भी हो, वह रघु की औरत बनना मंजूर नहीं करेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी बनेगी, यह कतई नहीं होगा उससे। जिस लौंडे को उसने अपना गुलाम समझा, गुलाम माना और गुलामों की तरह खटवाया, काम करवाया, उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी। अवस्था यानी कि उम्र भी अभी उसकी कुछ खास ज्यादा नहीं थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी, जोश पर थी। क्या वह दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे भला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा नहीं होता? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि उसकी नाक कट जाएगी। ऐसा तो ब्राह्मण और ठाकुरों में होता है कि दूसरी शादी कर ली किसी औरत ने तो उसकी नाक कट गई। यह तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, लेकिन बाहर पर्दा ढक कर रहो। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे अब 1 महीना गुजर चुका था। शाम का समय था। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि उसके लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने का समय है। कहीं कोई लड़का, उसका लड़का किसी बैलों के नीचे ना दब जाए। अब द्वार पर कौन है फिर जो उसकी देखभाल करेगा? रघु को तो मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर बोलता नहीं। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गंडेरियां बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आज तो यह नई बात हो गई। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। शायद दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं अपने भाइयों को कितना प्यार करता हूँ। और मन में तो छुरी छुपाए रखे है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप कठोर स्वर में बोली। तुम सब के सब यहाँ क्या कर रहे हो? घर में आओ, शाम का बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे।
पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक हुई है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा का अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। मतलब जब वो बच्चे गाड़ी चला रहे थे तो उसको ऐसा लग रहा था कि सारे पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें वो पन्ना से शेयर कर रहे थे। लक्ष्मण कहता है, और बच्चियां कैसी भागी? सबकी सब दौड़ी। तो केदार कहता है, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक ही परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू कहता है, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार कहता है, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना ने कहा, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? तो रघु ने कहा, सब सोच लिया है काकी। मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बछिया के मुजा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जता को अस्वीकार न कर सका। वह बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन सी जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इससे मुहर पहनने की सूझी है। भोला मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे थे, न रुपए आए और न कभी वो गाय ले सका। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास हुआ था। वह बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसुली ले लो, वह बेच दो। तो रघु ने कहा, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या ना पहने। तो पन्ना ने कहा, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा लगेगा ना। तो रघु मुस्कुराकर कहता है, तुम अभी कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में है कौन तुम्हारे बराबर का अभी? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। इसका भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग अब आलगोछा का। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में नहीं था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम नहीं करता था। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा के ले आओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझे को बदनाम करते हैं कि यही बहू को आने नहीं देती। मगर रघु बार बार टाल देता था। कहता था कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपने स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? तो रघु कहता है, कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो,
मगर फिर ये न कहना कि यह महरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूंगी, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखाई की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। प्रातः काल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो।